गुड मॉर्निंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे वस्तु नहीं, जहाँ पे मकानों के संबंध में निर्माणी कार्य होते हैं, चाहे मकान के संबंध में हो, चाहे सड़क निर्माण के संबंध में हो, चाहे बांधों के संबंध में हो, चाहे सिनेमा हॉल के संबंध में हो, अर्थात जहाँ पर पत्थर, चूना, सीमेंट आदि से कार्य होकर के कोई बिल्डिंग निर्मित होती है, उसके संबंध में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे निर्माणी कार्य होता है, लेकिन निर्माणी कार्य पत्थर, चूना, सीमेंट से होना चाहिए। और इससे जब मकान बनता है या सिनेमा हॉल बनता है या हॉस्पिटल बनती है या सड़क बनती है या पुल बनता है, तो उसके संबंध में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। अब चूंकि जैसे आप लोग समझ चुके हैं, यह वस्तु का निर्माण नहीं है, अपितु मकान का निर्माण है या सिनेमा हॉल का निर्माण है या पुल का निर्माण है, तो ऐसी स्थिति में इसके अंतर्गत दो प्रकार के पक्षकार होते हैं, या जिनको हम टू पार्टीज कहते हैं। एक पार्टी होती है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, और दूसरी कॉन्ट्रैक्टी होती है। जैसे कि आज किसी को भी मकान बनवाना है तो वह मकान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनवाएगा। तो जिस व्यक्ति के द्वारा मकान बनवाया जा रहा है उसे कॉन्ट्रैक्टी कहेंगे। उसका केवल इतना कार्य होता है कि कॉन्ट्रैक्ट से वह एक अनुबंध प्राप्त करे, और उस अनुबंध के तहत जितना भी अमाउंट होता है वह समय समय पर उसका भुगतान करे। और जिस हिसाब से वह मकान चाहता है या सिनेमा हॉल चाहता है या हॉस्पिटल चाहता है या जैसी भी स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग वह कॉन्ट्रैक्टर को एक अनुबंध के अंतर्गत सब पूर्व निर्धारित करके दे देता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें दो पक्षकार होते हैं। कॉन्ट्रैक्टी वह है जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है या गिवर है, और कॉन्ट्रैक्टर उसे कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर दिया गया है किसी हॉस्पिटल निर्माण के संबंध में या मकान निर्माण के संबंध में। और इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कॉन्ट्रैक्टी से समय समय पर पैसा लिया जाता है, और उसकी इच्छाओं के अनुसार या उसके द्वारा दिए गए अनुबंध के अंतर्गत वह जैसा मकान या हॉस्पिटल या सिनेमा हॉल या सड़क बनवाना चाहता है उस हिसाब से बनवाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का मुख्य कार्य बिल्डिंग का निर्माण करना होता है। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्टर का ही मुख्य कार्य है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वह कॉन्ट्रैक्टी के आदेशानुसार किया जाएगा, या उसके नियमों के अंतर्गत किया जाएगा, या अनुबंध के अंतर्गत किया जाएगा। अब इसमें आता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो मैं अब मीनिंग बता रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का क्या है, एग्रीमेंट है, जो किसी भी सब्जेक्ट मैटर इसका मतलब है कि जो मकान बनवाया जाना है या जो बिल्डिंग बनवाई जानी है उसके संबंध में उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें, और उससे संबंधित जितना भी पैसा लगता है, उसकी क्या प्राइस रहेगी, उसके संबंध में एक निर्धारण होता है। और ऐसी स्थिति में इसके अंतर्गत जो एग्रीमेंट किया जाता है वह दो पक्षकारों के बीच में किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। तो ऐसी स्थिति में हम ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या तत्व होते हैं, व्हाट इज़ द फैक्टर इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। तो सबसे पहला होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पड़ेंगे तो 100% आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वह हाईली रेंज वाला होगा, बहुत बड़े अमाउंट वाला होगा। दूसरा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट का अनुबंध किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्रारंभ होने से लेकर के जब तक कि वह कंप्लीट नहीं हो जाता है तो उसमें लंबा समय लग जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये 1 से अधिक वर्ष के लिए लागू होता है। नेक्स्ट आपको दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का जब भी कार्य होता है तो वह फैक्ट्री के अंदर नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम मकान बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, पुल बनवाते हैं, सिनेमा हॉल बनवाते हैं, तो कहीं भी ऑफिस में बैठ के नहीं होता। ये हमेशा ऑफिस या फैक्ट्री से दूर बनता है या अलग बनता है। और इसके अंतर्गत जो मेन फैक्टर है, मटेरियल, प्लांट, लेबर, ये प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग खरीदा जाना आवश्यक है, क्योंकि ये एक तरह से बिजनेस नहीं है कि हमारा मटेरियल एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाए, या हमारा प्लांट एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाए। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे प्रत्येक मकान के लिए अलग टाइप की टाइलें चाहिए, अलग टाइप के पत्थर चाहिए, अलग टाइप का अदर मटेरियल चाहिए, इसी प्रकार से लेबर भी अलग टाइप का चाहिए। तो हर चीज़ प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग होनी आवश्यक है।
अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हम आएँ तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वह मुख्य है। तो इसके ये अपनी बुक्स में दो प्रकार के खाते रखता है और एक बैलेंस शीट रखता है। जो पहला खाता है वह है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दूसरा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाया जाएगा वह हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाएगा। तो इसके डेबिट में ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाया जाता है वह ट्रेडिंग एंड P&L का मिला जुला रूप ही है। मतलब ट्रेडिंग एंड P&L एक साथ में बनाया जाए, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देख सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले डेबिट में आपको दे रहा है टू मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, टू मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, टू वेजेज, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू प्लांट इशू, टू सब कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्स्ट्रा वर्क डन और फिर टू नॉशनल प्रॉफिट। इसी प्रकार से बाय साइड में आ जाइए, बाय मटेरियल एट साइड, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, बाय लॉस ऑन मटेरियल, बाय थेफ्ट, बाय मटेरियल सेल या बाय कैश, बाय प्लांट एट साइड, बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, बाय कैश, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में दो पार्ट हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों की टोटल मिला लेंगे और इससे आपका नॉशनल प्रॉफिट या नॉशनल लॉस निकलेगा। अगर नॉशनल प्रॉफिट है तो उसको हम नीचे उतार के क्रेडिट साइड में ले आएंगे बाय नॉशनल प्रॉफिट, और उसके फिर दो पार्ट किए जाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू वर्क इन प्रोग्रेस और रिजर्व। तो इस प्रकार से यह अकाउंट बनाया जाएगा। अब इस अकाउंट में आप देखेंगे कि 3-4 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सारी समझा रही हूँ। 3-4 जो बातें हैं वह मेन कौन सी है? एक है सब कॉन्ट्रैक्ट, एक है एक्स्ट्रा वर्क डन और एक है नॉशनल प्रॉफिट और मटेरियल एंड प्लांट। अब आप ये देखिए कि जैसे डेबिट के अंतर्गत आपको दिया हुआ है मटेरियल माना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितना भी आपने मटेरियल ख़रीदा है तो ये मटेरियल कहलाएगा, परचेज ऑफ मटेरियल। और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास मटेरियल पहले से ही है और वह अपने स्टोर से इशू करवाता है तो मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर कहलाएगा। और अगर वह कॉन्ट्रैक्टर कहीं पहले से कार्य कर रहा था और उसके पास मटेरियल बचा हुआ है तो ऐसी स्थिति में मटेरियल लाता है तो मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे परचेज के ही हैं। फिर हम कर देंगे टू वेजेज, जितने भी वेजेज लगाई है, ऐड एक्रूड वेजेज भी आ जाएगी इसमें। फिर किसी प्रकार के लाइट का खर्चा है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है या डेप्रिसिएशन है, सॉरी डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब आप आइए टू प्लांट इशू, टू प्लांट, हाँ मैं अभी आपको कह रही थी इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, कारण कि इसमें डेप्रिसिएशन के स्थान पे जितना भी प्लांट खरीदा जाता है वह प्लांट हम क्या कर देते हैं, टू प्लांट इशू कर देते हैं। और डेप्रिसिएशन लगा करके जो प्लांट वर्ष के अंत में बचता है जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट कहते हैं, वह क्रेडिट साइड में चला जाएगा। आप क्रेडिट साइड में देखेंगे बाय प्लांट एट साइड। तो मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे डेबिट में हमने टू प्लांट इशू 1 लाख रुपए लिखा था और 20% डिस्काउंट है तो हमारे डेप्रिसिएशन है तो हमारे पास 80,000 रुपये का प्लांट बचा। तो हम टू डेप्रिसिएशन 20,000 न लिख करके टू प्लांट इशू 1 लाख लिखेंगे, बाय प्लांट एट साइड 80,000 लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं आता है। फिर है बाय टू सब कॉन्ट्रैक्ट। टू सब कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि जब कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई कार्य दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह चूना बाटा पत्थर इसका काम करवा लेता है, लेकिन यदि उससे इलेक्ट्रिसिटी का वर्क नहीं आता है तो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क वह किसी दूसरे से करवाएगा। तो दूसरे से जब काम करवाया जाता है तो उसे सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वह कॉस्ट भी इसमें डेबिट हो जाएगी। इसी प्रकार इसके नेक्स्ट आपको दे रहा है टू एक्स्ट्रा वर्क डन। टू एक्स्ट्रा वर्क डन का मीनिंग है कि हाँ जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दो पार्टीज होती है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में एक अनुबंध होता है कि किस प्रकार से मकान बनाया जाना है या किसी प्रकार से बिल्डिंग बनाई जानी है। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्टी उस अनुबंध में कुछ और मॉडिफाइड करना चाहता है या कुछ और ऐड करना चाहता है बनवाने के लिए तो ऐसी स्थिति में वह एक्स्ट्रा वर्क डन कहलाएगा। तो एक्स्ट्रा वर्क डन की कॉस्ट भी इसी में डेबिट कर दी जाएगी। अब बाय साइड में आ जाइए। बाय साइड में क्या होता है कि चूँकि मैंने अभी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो होता है 1 साल से ज़्यादा होता है, तो अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है और हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट की साइट है, वहाँ पे हमारा मटेरियल बच जाता है। तो यदि मटेरियल बच जाता है तो वह क्रेडिट साइड में एज ए क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें